यूपीएससी का दूसरा प्रश्न है। हम तो कहते हैं प्रश्न क्या कि स्टेटमेंट है और उस पर लेख आमंत्रित किया गया है। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। बहुत कठिन है क्वेश्चन। योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू माई अवेयरनेस ऑफ मी। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच को दर्शाता है। इसको कैसे आप समझाएंगे? सिंपल लगता है ना। अब 1000 शब्द का लेख क्या होगा इस पर? अरे आप जो मेरे बारे में धारणा बनाए हुए हैं ये आपका सोच है, उसको दर्शाता है। और उसके बाद आपने जो कहा होगा, कुछ बोला होगा, उस पर जो मेरी प्रतिक्रिया है ये मेरा संस्कार है। हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखिए, एक व्यक्तित्व है, आप ही क्लास में है, एक व्यक्ति को हर एक क्लास के लड़के लोग या कोई लोग हैं, सबकी अलग अलग धारणा उसी एक व्यक्ति के बारे में होगा। एक ही पर्सनालिटी है लेकिन अलग अलग थिंकिंग है उसके बारे में। सबके मन में अलग अलग बातें हो सकती है, अलग अलग मत होगा, अलग अलग विचार होगा। अब अंगुलीमाल तो डाकू था, कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, उसको पकड़ने के लिए भेजते थे, पकड़ा नहीं जाता था। उनकी ये धारणा थी। गांव के लोग उससे घृणा करते थे कि उंगली काट लेता था अंगूठा, उसे घृणित व्यवहार करते थे। गांव के लोगों की धारणा उस तरह थी। पर महात्मा बुद्ध उसको प्रेम से अपनाते हैं। एक ही व्यक्तित्व है, अलग अलग ढंग से पेश आ रहे हैं, अलग अलग से धारणा बना के रखे, अलग अलग सोच है। क्लियर हो गया ना? समझ में आई बात? प्रश्न ये व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये प्रश्न वस्तु के बारे में हो सकता है, प्रश्न ये परिस्थिति के बारे में भी हो सकता है। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। धारणा क्या है? कह सकते हो एक प्रकार का मूल्यांकन। अब पारस पत्थर है, बहुत चमकीला है, कोई व्यक्ति ले गया सब्जी वाले के पास, बोला कि हाँ तुम हमको दे दो, हम इतना पैसा देंगे, इससे हमको सब्जी तौलने में काम आएगा। कसाई के पास गया, बोले हाँ ये तो बहुत अच्छा पत्थर है, बहुत मजबूत है, इस पर मांस रख करके हमको काटने में मजा आएगा, हम तुमको इतना पैसा दें। एक जौहरी के पास गया, वस्तु है ना, बोले अरे बहुत चमकदार है, कीमती पत्थर है, कितने लाख में दोगे? तो ये निर्भर करता है आपकी योग्यता पर, आपके चेतना के तल पर कि आप उसका कैसे मूल्यांकन करते हैं, कैसी धारणा बनाते हैं। खाली आप ही नहीं, आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपका तल भी निर्धारित करता है कि आपका लेवल क्या है। क्वेश्चन बहुत जोरदार है ना। जो व्यक्ति धारणा बनाता है वो व्यक्ति के बारे में बनाए, वस्तु के बारे में बनाए या परिस्थिति के बारे में बनाए, तो बनती है उसकी योग्यता, उसकी चेतना के लेवल पर, चेतना के स्तर पर, उसके सोचने के स्तर पर। यथार्थ में वो उसकी योग्यता को दर्शाती है कि वो व्यक्ति कितना योग्य है, उसके चेतना का तल क्या है, जो किसी के बारे में क्या धारणा बना रहा है। अगर जो भी धारणा बनाए उससे ज्यादा उसकी चेतना का तल, वो लेवल नहीं है। अभी क्या हुआ, अभी हम लोग का गायत्री गीत माला का एल्बम जो निकला, 10वां और 11वां भाग निकला, जिसमें एक प्रज्ञा गीत है, नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। मेरा बचपन का एक दोस्त है, अच्छा है, अच्छे पद पर है, प्रखर व्यक्तित्व का धनी है, लेकिन बड़ा आलोचनात्मक लिखता है। उसने कहा अरे इतना प्रवचन देते हो तो भगवान बनने की चाहत स्वाभाविक है। देखिए उसका तल है, हम बोल रहे हैं नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, तो उसने कहा इतना प्रवचन देते हो तो भगवान बनने की चाहत स्वाभाविक है। अब मेरी प्रतिक्रिया मेरे संस्कार को दर्शाएगी। ये क्वेश्चन से मैं बड़ा समझ में आ जाएगा। हमने कहा प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का अंश है, कई जन्मों के बाद कर्म निर्भर कर जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। हमने पिछली बार आपको कहा था ना, ये मनुष्य की नियति नहीं है। हाँ, आदर्श जरूर है कि वह मनुष्य में जन्मे, देवताओं की तरह जिए और परमात्मा की तरह, भगवान की तरह मरे। हाँ, अगर हर एक मनुष्य की नियति होती तो अगला जन्म उसका परमात्मा में हो जाता, या परमात्मा बन के मर जाता और देवता बनकर जी लेता। हमने कहा था मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, लेकिन मनुष्यता उसे बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। इसलिए अपने लिखा है कि मनुर्भवः, मनुष्य बनो, मनुष्य में जन्मे, देवता की तरह जिए और भगवान की तरह मरे। ये हमारा आदर्श हो सकता है। कोई ही व्यक्ति भगवान की तरह मरता है, तो ये आदर्श है। तो ये था मेरा रिएक्शन, ये मेरे संस्कार को दर्शाया। अभी की बात है, उसकी धारणा मेरे प्रति उसके सोच को दर्शाती है, उसकी पात्रता को, उसकी योग्यता को, उसकी चेतना के तल को दर्शाती है। एक और अद्भुत उदाहरण से समझिए। हिंदुस्तान में एक बहुत महान संत हुए, बड़े महात्मा, हम समझते हैं सभी संत महात्मा उनसे बहुत प्रेरणा लेते थे, अब बहुत उनको आश्चर्यजनक ढंग से, आप भी सुनेंगे शायद, ये उदाहरण हमने पहले कभी नहीं दिया है। नाम था उनका मेहर बाबा। अधिकांश समय वो मौन ही रहते थे और उन्हें बहुत दूर तक का ज्ञान होता था, दूर तक की बातें पता चल जाती थी।
क्योंकि उनकी चेतना की गति बहुत ऊंची थी, बहुत ऊपर थी। लेकिन वो ज्ञान देते थे, अपना शिष्य बनाते थे पागलों को ज्ञानी बनाते, पागल खाना में घूमते रहते थे। और कई अपनी जिंदगी में कई पागलों को उन्होंने आत्म साक्षात्कार करवाया, रियलाइजेशन जो अभी बता रहे थे वो करवाया। क्या करते थे वो? पागलों से उसकी चेतना के तल पर संबंध स्थापित कर लेते थे और उसको रियलाइज करा देते थे, आत्मानुभव करा देते थे। सामान्य व्यक्तियों को छोड़ देते थे। उनका शिष्य बनना बहुत कठिन बात थी। उनका शिष्य बनने की पात्रता, योग्यता क्या थी? पागल होना। आप पागल हैं तभी उनके शिष्य हो सकते हैं। पागल होना उनके शिष्य होने की योग्यता थी। कई संतों ने उनसे पूछा, क्योंकि उच्च कोटि के संत थे, महाराज आज तक नहीं सुना कि कोई पागल को आत्मज्ञान देता होगा, और आप देते हो भी जाता है और उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। आखिर क्या बात है? मुस्कुराए, कभी कभी बोल देते होंगे। तो कहते दरअसल बात कहाँ है? अपने आप को जानने में सबसे मैक्सिमम ऑब्स्टेकल कहाँ है? सबसे ज्यादा अवरोध कहाँ है? सबसे ज्यादा विरोध कहाँ है? बुद्धि से हम चिपके हुए हैं, बौद्धिक सत्ता से हम लिपटे चिपटे हैं। सामान्य व्यक्ति को तो बौद्धिक सत्ता ने जकड़ रखा है। जब तक बौद्धिक सत्ता को पार नहीं कर जाता, या तो इस पार रहे या उस पार रहे, उसको आत्मज्ञान की संभावना नहीं है जब तक वो पार नहीं कर जाता। पर पागल उस किनारे पर है, वो बौद्धिक सत्ता में प्रतिष्ठित नहीं है, बुद्धि से गाइड नहीं होता, उसकी चेतना में बौद्धिक स्तर है ही नहीं, वो बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। आई बात समझ में? बस एक धक्के की जरूरत है। हम लोग उसे पागल कहते हैं क्योंकि संसार उससे छूटा हुआ है। सामान्य व्यक्ति की बौद्धिक सत्ता तो संसार को पकड़ रखा है। हाँ, जिसको हम आप वैराग्य कहते हैं, वो पागल में स्वाभाविक है, वो अनासक्त है। बस उसमें थोड़ी सी ऊर्जा चली जाए, सही ठिकाना लग जाए, तो एकदम उसको रियलाइजेशन हो जाएगा और वो संत हो जाएगा। ये है मेहर बाबा की योग्यता। हम हमेशा कहते हैं प्रेमी, पागल और प्रतिभाशाली एक ही होता है। समाज के बने बनाए नियम पर नहीं चलता, बने बनाए ढर्रे पर नहीं चलता। वो अपना रास्ता खुद तय करता, खुद नया बनाता है, खुद उस पर चलता है। प्रेमी है, समाज कहता है नहीं नहीं क्या करो, अरेंज मैरिज करो, वो अरेंज मैरिज नहीं करता है, उल्टा चलता है। प्रतिभाशाली भी अपने ढंग से सोचता है, विचारता है, पुरानी बातों को काटता है, अपना रास्ता बनाता है। मंजिल तक पहुंच गया तो प्रतिभाशाली, और नहीं पहुंचा तो पागल। इसलिए पागलों के साथ हमको बहुत हमदर्दी शब्द बोलना भी ठीक नहीं, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सम्मान है, सचमुच। ये हम बोलते हैं, हम बचपन से इस लाइन को बोलते हैं। मेहर बाबा का उदाहरण उसी समय हमने पढ़ा था। कुछ दिनों बाद जब मेरे मन में बेकर जो पहुंच गया वो तो प्रतिभाशाली है, सफल हो गया ना लाइफ में, तो कुछ कारण पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा, कुछ कर्म बचा होगा, नहीं पार कर पाया अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने मिशन को, तो पागल कहला है। क्योंकि उसने अलग रास्ता बनाया ना, समाज से हट करके बना, हिम्मत तो किया, इसके लिए वो नहीं है अभिनंदन का पात्र। इसलिए कभी किसी के साथ व्यंग तुखर नहीं करना, किसी पर हंसना मत। तो ये है मेहर बाबा की योग्यता। आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी बाधा जानते हैं क्या है? हंसिएगा, प्रवचन और पुस्तकें, अटपटा लगेगा सुन करके। ये प्रवचन, ये पढ़ाई लिखाई बहुत हाई लेवल की बात करें, सामान्य क्रम में तो ठीक है, ये आपके वैचारिकता में उछल कूद पैदा कर सकती है, आपका मनोरंजन कर सकती है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान को प्रदीप्त नहीं कर सकती। शुरुआत ठीक है, शुरुआत में जरूरत है पुस्तकें पढ़ना, प्रवचन सुनना, शुरुआती तौर पर फर्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप नहीं है, प्रथम चरण है, अंतिम चरण नहीं है। ये प्रवचन करना या प्रवचन सुनना, किताबें पढ़ना या पढ़ाना आपके अंदर ज्ञान को प्रदीप्त नहीं कर सकता। एक स्तर के बाद अक्षम्य हो जाता है। उसकी सीमा है प्रवचन और पुस्तकों की। जैसे आचार्य शंकर भी बीच में नहीं है, वो शिखर पर है बौद्धिकता के, या तो इस पार है या उस पार। हमने कहा ना, शंकराचार्य शिखर पर है, वे खुद क्या कहते हैं? शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रम कारणम। शब्द का जाल चित्त को भ्रम में डालता है, भ्रम पैदा करता है। भाई हम कहते हैं ना, बुद्धि से हमेशा चलोगे ना, बुद्धि क्या करेगी? शंका पैदा करती, भ्रम पैदा करती, भ्रमित रहोगे। दिल से चलोगे, चाहे हारोगे या जीतोगे, एक छोर पर पहुंच जाओगे। हाँ, उसके आगे भी हम कहते हैं दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग करो तो विवेक पैदा होगा, गलती से भी गलत नहीं होगा तुमसे। ठीक ठीक केमिस्ट्री करो, रसायन मिलाओ दिल और दिमाग का। तो शब्द का जाल चित्त में भ्रम पैदा करता है। जो शिखर पर है, शंकराचार्य वो शिखर पर है तो छलांग लगा सकते हैं, पर जो शिखर पर नहीं है दूसरा, उसके लिए दिक्कत है। हाँ, इस बार एकदम कंप्लीट अज्ञानी है,
वो भी पहुंच सकते हैं, बीच वाला अटकता है। पागलों में आत्मज्ञान करा देना ये मेहर बाबा की सोच नहीं, ये उनकी योग्यता है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए। तो किसी के बारे में किसी की सोच या धारणा उसकी योग्यता को दर्शाता है, उसकी चेतना के तल पर कहाँ खड़ा है वो दर्शाता है। हमने तो कहा कि आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है, उसको भी जरा ढंग से समझे। हालांकि हमने समझा दिया, फिर भी हालांकि ये संस्कार कहा जा रहा है, ये भी मेरी योग्यता है। हमने जो जवाब दिया ये मेरा संस्कार, लेकिन मेरी योग्यता को भी दर्शाया ना। आप उसे सजगता भी कह सकते हैं, अवेयरनेस भी कह सकते हैं। संस्कृति शब्द सुना है आपने? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कल्चर। संस्कृति बना कैसे? संस्कार से। संस्कृति को कल्चर कहते हैं। और एक शब्द है अंग्रेजी में कल्टीवेट करना। कल्टीवेट मतलब उपजाना, उपज पैदा करना। जैसे हल जोतना, बीज डालना, सिंचाई करना, निराई करना, गुराई करना, इसे कहते हैं कल्टीवेट करना। जो आपका व्यक्तित्व है उसको किसने कल्टीवेट किया, किसने बनाया? किसने दिया संस्कार? पापा मम्मी, माँ बाप, परिवार ने, समाज ने, पूर्वजों ने कल्टीवेट किया। मतलब आप जो हमारे सामने हैं वो आप अपने परिवार, खानदान, समाज के प्रतिबिंब हैं। इस तरह से पर्सनालिटी को भी सोचना कभी। आप अपने परिवार, समाज, खानदान के क्या है? प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है, ऐसे भी बोलो। इसी को कहते हैं संस्कृति, संस्कार। पीढ़ियां आपको कल्टीवेट करती रही हैं, लेकिन इसमें सब कुछ है सिवा आपके। आप नहीं है, वो खुद को जाने ही नहीं भाई, मैं कौन हूं, हु एम आई। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में और सामाजिक दृष्टिकोण में यही फर्क है। जिसको आप व्यक्तित्व कहते हैं वो आपका संस्कार और संस्कृति है। श्री अरविंद की चर्चा हम हमेशा करते हैं। पांडिचेरी में उनका आश्रम है, वहाँ श्री माँ जो फ्रांस की रही थी, वो उनका भी कर्म होगा, फ्रांस में जन्म लिया और भारत में आकर के आध्यात्मिकता में ओतप्रोत होकर के आध्यात्मिकता की स्रोत होगी। वो बहुत खूबसूरत कमेंट करती हैं, कहती हैं फर्स्ट मेक द पर्सनालिटी देन डिस्ट्रॉय टू इट। डिस्ट्रॉय करो इसको। बहुत सुंदर कमेंट। पहले अपने व्यक्तित्व को बनाओ और बनाने के बाद उसे खत्म कर दो, डिजॉल्व कर दो। आप व्यक्तित्व विहीन हो जाओ। आप क्यों, ये क्या मतलब है? आप बियॉन्ड पर्सनालिटी हो जाओ, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, लाओत्से कहते हैं। उनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। लगता है कि पर्सनालिटी है क्योंकि आप पर्सनालिटी के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, पर यह व्यक्तित्व की सीमा के पार जा चुके होते हैं। जिसे हम समाज कहते हैं, परिवार कहते हैं, जिसमें बड़े बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें कहते हैं कई पीढ़ियों ने कल्टीवेट किया है, पर उससे कोई एक व्यक्ति निकला है जो बुद्ध होता हो, लाओत्से होता हो। उनमें कल्टीवेशन नहीं होता। बुद्ध में ध्यान रखिएगा, लाओत्से में नहीं होता। लाओत्से कौन है, कोई बताएगा? हाँ, दार्शनिक तो है। कहाँ का है? बहुत सही जानकारी। तुम लोग पढ़ते हो जब तो अच्छा लग रहा है। इतने अच्छे सजग जागरूक बच्चे हैं। कौन? ताओ धर्म था ना, चीन का, उसको विकसित किया। लाओत्से की पुस्तक पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। सभी लाइब्रेरी में पूरी दुनिया में मिलेगा। जहाँ भी फिलॉसफी की बातें होंगी वहाँ लाओत्से की बातें होंगी ही होंगी। लेकिन एक कल्टीवेटेड व्यक्ति अंगुली माल को प्यार नहीं दे सकता, प्रसेनजीत नहीं दे सकता, गांव के लोग नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी एक पूर्व धारणा है कि इस व्यक्ति ने इतने लोगों को सताया है, इसके साथ न्याय होना चाहिए, इसको दंड मिलना चाहिए अंगुली माल को। पर बुद्ध प्रचलित धारणाओं के विपरीत निर्णय लेते हैं, विपरीत निर्णय देते हैं। नॉर्मल व्यक्ति के साथ ऐसा ही है, जो उसके संस्कार को दर्शाता है। आपकी प्रतिक्रिया आपके योग्यता को दर्शाती है कि आप कितने योग्य हैं। योग्यता में सजगता, संस्कार, संस्कृति सब है। क्वेश्चन बड़ा बोर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चन तो देख करके तो ऊपर से गुजर जा रहा है, लेकिन जब समझा रहे हैं तो हमको लगता है शायद दो चार बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, उनको समझ में निश्चित आ रही है। योग्यता में सजगता, संस्कार, संस्कृति सब आ गया ना सामाजिक दृष्टि से। बस इसकी व्याख्या संस्कार कितनी है कि आप कितने योग्य हैं। यदि एक आदमी को कोई भीड़ में पीट रहा है, क्या होता है? सड़क पर चलते लोग गया, वो भी घुसा, 4 थप्पड़ जड़ दिया। अरे किसी ने पूछा कि क्यों पीट रहे हो? पता चलता है कोई बात है ही नहीं, पीट रहे तो हम भी पीट दिए। ये भी संस्कार है। तो ये अपनी अपनी योग्यता है। लेकिन जानते हैं भेड़ का नाम सुना है आपने? भेड़ क्या करता है? एक भीड़ चला तो दूसरे सब उसी के पीछे चलता है। कभी सोचा आपने भीड़ सब बना कैसे होगा? इसी भेड़ से बना होगा। भीड़ में अपनी योग्यता, पात्रता, बुद्धिमत्ता कोई काम नहीं करती।
इसलिए भीड़ में कैजुअलिटी ज्यादा होती है। सोचता कहाँ, सोचने के लिए वक्त भी नहीं होता। क्या कि अरे ऐसा झूठ फूट का तो नहीं कर रहा कि सांप है सब भागा, सांप है सब देखा, कहाँ सांप है, भागा, सांप है ही नहीं भाग गया। तो भेड़ से भीड़ सब बना होगा। तो भीड़ की अपनी योग्यता है, पीट रहा है तो सब पीट दिया, आप भी गए पीट दिया, अपना अकल अप्लाई ही नहीं किए। एक टीचर थे, वो कहते थे कि आदमी की रियल पढ़ाई पीएचडी से शुरू होती है, पीएचडी से शुरू होती है रियल पढ़ाई। यहां से वो व्यक्ति सोचना सीखता है। सोचना, अब तक की जो सोच थी वो उधार की सोच थी, तो जो कल्टीवेटेड है वो सब उधार का दिया हुआ है आपके पास, जो आपके पूर्वजों ने, परिवार ने, समाज ने दिया है। लेकिन कई बार जब आप अपने को डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं, इन्वेंट करते हैं, तब आप अपने को पहचानते हैं, तब आपकी ओरिजिनलिटी बाहर आती है। आप कितने ओरिजिनल हैं, आपकी तब जो वास्तविकता है, जो वास्तव में आप हैं, वो बाहर आती, खिलती है, कोपले आपके अंदर से निकलती है, जो ओरिजिनल है आपका।